हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनवायरनमेंट में मैं आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसी क्रम में ये पार्ट 3 वीडियो है जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड ही होगा और इसमें भी हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीआई के इंस्ट्रक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक भी करें और अगर आप एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपका जो सिलेबस से रिलेटेड है यूपीआई के इंस्ट्रक्टर से उनको कोर्स को कवर अप किया हुआ है। यहाँ आपको साथ ही साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है जिसमें कुछ बेहतरीन नोट्स के माध्यम से आपको चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक वीडियोस को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है और जो अदर टीचर्स के द्वारा प्रोवाइडेड महंगे कोर्सों को परचेज़ करने में असमर्थ है उन्हें इन सभी फ्री वीडियोस के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। देखिए एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 का जो एग्ज़ाम डेट आया है 17 जुलाई, इसमें आपका जो भी एग्ज़ाम होगा तो ये सभी ट्रेडों के लिए कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आपको जो भी आपका सिलेबस दिया गया है चाहे वो आपकी फैशन डिज़ाइनिंग ट्रेड हो या इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो या वायरमैन हो, कोई भी ट्रेड हो, सभी में उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सिंगल कॉमन पेपर ही होगा। इसीलिए ये सारी वीडियोस उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियरी हैं जो यूपीआई के इंस्ट्रक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने कंप्यूटर की भी काफ़ी अच्छी वीडियोस और मटेरियल प्रोवाइड कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी आप क्रॉस चेक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपना जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न पहला, कार्बनिक अपशिष्ट जैसे कि सीवेज का गंदा पानी, अगर कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा ऑक्सीजन का प्रयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है तो इससे आखिरकार यानी इसका जो फलस्वरूप इसकी जो हमें अब पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन का प्रयोग बढ़ रहा है और अपघटन की दर भी बढ़ रही है तो उसका नुकसान क्या है। तो देखिए उसमें जैसे मान लीजिए कि सीवेज की जो मात्रा है यानी गंदे पानी की जो मात्रा है अगर कहीं किसी जगह पे जो बढ़ रही है अपघटन अत्यधिक तेज़ी से हो रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि उसमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ही तेज़ गति से कम हो रही है तो इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम डीओ वाले जल में जीवित रह सकते हैं। देखिए तो कुछ प्रजातियां हैं और उन प्रजातियों के कुछ जीव हैं जिनके लक्षण कुछ ऐसे हैं कि वो बहुत ही अधिक प्रदूषण में भी जीवित रह सकते हैं। जैसे कि एनेलिडा, ये एक संघ का एक जीव है जिसके जो कीटाणु हैं या जो कीट हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में जहाँ भी पॉल्यूशन होगा वहाँ भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जल के डीओ का मान 0 mg/लीटर से -1 से 1 के नीचे हो जाता है उसे रखा जाता है। तो देखिए अगर किसी जलाशय का जो डाइल्यूट ऑक्सीजन का मान है अगर वो 0 से 1 के नीचे हो जाता है तो उसे हम संक्रमित जल की श्रेणी में
यानी कि कंटेमिनेटेड जल की श्रेणी में कंसीडर कर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है। देखिए, अगर किसी पॉन्ड में या किसी नहर में या किसी तालाब में अगर बीओडी की मात्रा अधिक है तो उसका ये मतलब है कि वहाँ जो सीवेज है आसपास, वो जो जल है वो सीवेज से आखिरकार प्रदूषित हो रहा है। तो जल के जो है गुणवत्ता की जांच के लिए बीओडी टेस्ट किया जाता है। तो अगर बीओडी की अधिकता दिखाई दे रही है तो यानी वो जल सीवेज से प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो देखिए, अगर किसी नदी में जल प्रदूषण का आपको निर्धारण करना है कि ये नदी का जल प्रदूषित है या नहीं, तो उसमें जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा है उसको चेक करके आप उस नदी के जल को आप निर्धारित कर पाएंगे कि वह प्रदूषित है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, गंगा नदी के आप जल की अगर जांच करेंगे, बीओडी टेस्ट करेंगे, तो जो कानपुर और इलाहाबाद के मध्य का एरिया है वहाँ जो बीओडी है वो सबसे अधिक देखा जाएगा। जैसा कि पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बीओडी टेस्ट से क्या होता है। देखिए, बीओडी टेस्ट से पता चलता है कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, यानी कि गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाएगा, कानपुर इलाहाबाद के मध्य का रीजन। यानी कि आप सीधे सीधे साफ साफ उससे कोरिलेट कर पाएंगे कि कानपुर और इलाहाबाद के मध्य सीवेज का जो निष्कासी है वो काफ़ी ज़्यादा इन नदियों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से कानपुर और इलाहाबाद के मध्य बीओडी सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उपचार यानी कि बायो रेमिडेशन से तात्पर्य है। तो देखिए, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जैव उपचारण यानी कि जीवों का उपचारण, यानी जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन ही बायो रेमिडेशन कहलाता है। यानी कि वे जीव जो पर्यावरण में फैले प्रदूषित चीज़ों को खाकर या उन्हें अपघटित करके पर्यावरण से टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन कर दें, वो बायो रिमेडिएशन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। तो देखिए, लास्ट लाइन में मैंने आपको बताया है कि जैव उपचारण यानी कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। इसका आंसर यही है कि ये करते क्या हैं कि देखिए, पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को जैव उपचारण के द्वारा समाप्त किया जाता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे कहा जाता है। देखिए, जैवोपचार अगर हम किसी ऐसे इलाके में करें जहाँ पर प्रदूषण अधिक है तो इसे क्या कहेंगे, इसे इंस्टीट्यूट बायो रिमेडिएशन कहा जाता है, यानी कि 100 स्थानीय जैवोपचार इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का यूज़ किया जाए तो इसे कहते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी प्रदूषित पदार्थ को किसी ऐसे जगह पर ले जाकर उसका जो है निस्तारण करें जैवोपचार माध्यम से, तो हम इसे बाह्य स्थानीय जैवोपचार कहेंगे, यानी कि एक्स सूट बायो रेमिडिएशन इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया करना कहलाता है। देखिए, जो भी प्रदूषक हैं जिनको जड़ों व पत्तियों में अगर हम छिड़क दें या डाल दें और इसके द्वारा जैवोपचार की क्रिया हो तो हम इसे फाइटो निष्कर्षण यानी कि फाइटो एक्सट्रैक्शन कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषक नहीं है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जल को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो देखिए अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो भी जल का प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक एलिमेंट्स के द्वारा हो रहा है। तो आर्सेनिक द्वारा जल का प्रदूषण सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित है। तो देखिए अभी हमने बात की है हमारे पूर्वी एरिया में, तो देखिए वहाँ पर मतलब ज़्यादा पूर्वी एरिया की तरफ नहीं, अगर हम सिर्फ बंगाल और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो है सबसे अधिक जल प्रदूषित है, और वो भी आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज़्यादा जल वहाँ का जो है पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए वो जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 7 राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित है। तो देखिए ये 7 राज्य हैं जो कि भूमिगत जल इनका सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रखा है, वो सिर्फ आर्सेनिक प्रदूषण की वजह से, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आर्सेनिक जो है अधिकतम मात्रा में देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ का जो जल है वो प्रदूषित है। भूजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा है। देखिए अगर बात करें आर्सेनिक की, तो देखिए भूजल में आर्सेनिक एक सर्टेन लिमिट तक 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक अगर मिलता है तो वो जल प्रदूषित नहीं माना जाता। लेकिन अगर 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक आर्सेनिक अगर उस भूजल में अगर देखने को मिलता है जांच के दौरान, तो वो जल प्रदूषित जल की श्रेणी में आएगा। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। हाल के दिनों में आपने बहुत नाम सुना होगा रूस और यूक्रेन का। इनके बीच में कई न्यूज़ चैनल्स पे बताया भी गया है कि रूस का चेरनोबिल कांड, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट के तहत काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याएं देखने को मिली थी। तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो देखिए नाभ की दुर्घटना से यहाँ पर जो है किसी वर्कर की होशियारी की वजह से जो है न्यूक्लियर दुर्घटना देखने को मिली, उसकी लापरवाही की वजह से चेरनोबिल में लोगों को न्यूक्लियर रिएक्शन झेलना पड़ा। नेक्स्ट है रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभ की दुर्घटना हुई थी। तो देखिए 26 अप्रैल 1986 को रूस के चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभ की दुर्घटना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है। तो देखिए जो विघटित हो रहा है रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स, उससे जो विकिरण उत्पन्न होता है उसे हम रेडियो एक्टिव प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जेन्युइन बात है, विकिरण से जो है जीवों के आनुवंशिक गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक रूप से अपघटित होता है। देखिए मल जो है चाहे वो ह्यूमन का हो या जानवर का मल हो, वो जैविक रूप से अपघटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। तो देखिए जो भी वाहन होते हैं उनसे जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण की अगर बात करूं, उनके धुएं में जो है लेड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो देखिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं लेड के कारण। इसीलिए BS4 में जो लेड की मात्रा थी वो धुएं में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर आती थी। इसीलिए डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है BS5 से सीधा जंप करके BS4 से सीधा जंप करके BS6 पर आई और इसमें कार्बोरेटर को हटा दिया गया। वो इन्हीं रीजंस की वजह से हटाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में कैडमियम की अधिकता से होता है। तो देखिए, अगर पीने वाले पानी में अगर कैडमियम की तत्व की अधिकता हो जाए तो उससे एटाइटाई रोग जो है मनुष्य को हो जाता है। पारा युक्त जल पीने से हो जाता है। तो देखिए, अगर आप किसी पारे का जो है जल आप यूज़ करते हैं, अगर उस जल में पारे की मात्रा है, अगर आप उस जल का सेवन करते हैं तो आपको मिनीमाटा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। तो देखिए, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत जो है ध्वनि प्रदूषण को भी इसमें शामिल किया गया 1987 में, जो कि वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम बना था 1981 में। इसके तहत वर्ष 1987 में ध्वनि प्रदूषण को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है कि वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना, और जबकि ध्वनि प्रदूषण को इसके अंतर्गत 1987 में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो अंकलेश्वर जो है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं मानता हूँ तो वो है कानपुर, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाध्य ठंड का कारण बना। तो ला नीना जो है एक मौसमी कारक था जो कि उत्तर भारत में असाध्य ठंड का कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण जैव मरुस्थली कहलाती है। तो देखिए, अपने प्रदूषकों के कारण जैव मरुस्थली दामोदर कहलाती है। सरसों के बीज के अपश्रमिक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, सरसों के अगर बीज के अपश्रमिक के रूप की अगर बात करें तो वहाँ सामान्यतः आर्जीमोन के बीज जो है यूज़ में लाए जाते हैं। आर्जीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली एक पोस्ते की एक प्रजाति है, जो कि सरसों के तेल में इसकी मिलावट से महामारी फैल सकती है। तो ड्रॉप्सी नमक, अगर आर्जिनो मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली जो प्रजाति है पोस्ते की, अगर इसमें आप ड्रॉप्सी नमक मिला देते हैं तो इस तेल में जो है महामारी इसके द्वारा आप फैला सकते हैं। तो आर्जीमोन मैक्सिकाना जो कि पोस्ते की एक प्रजाति है, इसका जो निस्तारण है इसमें यही देखा जाता है कि इसमें कहीं ड्रॉप्सी नामक जो केमिकल है कहीं वो तो नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। तो देखिए, वर्षा के द्वारा जो आप प्रदूषण युक्त वायुमंडल है उसे स्वच्छ कर पाएंगे। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। इस संवृद्धि का कारक तत्व हो सकता है। तो देखिए, ज्वारोन्मुख के पोषकों का प्रस्ताव, मानसून में भूमि में जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह इसका कारण हो सकते हैं। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था। तो देखिए, दक्षिण एशिया में एशियाई भूरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 में अधिकांशतः फैला था। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता था वायु प्रदूषण के कारण। एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। तो रेडॉन एक रंगहीन गंधहीन तथा रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। फेफड़ों का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। तो देखिए, रेडॉन गैस से ही फेफड़ों का कैंसर यानी कि लंग कैंसर और रक्त कैंसर होने की संभावना होती है, क्योंकि ये रंगहीन है, गंधहीन है और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव भी है। तो मैक्सिमम केसेस में जहाँ पर प्रदूषण अधिक है वहाँ पर लोगों को इसके द्वारा फेफड़ों का कैंसर और रक्त का कैंसर हो जाता है, क्योंकि इसके रंगहीन और गंधहीन होने पर पता ही नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कहा जाता है। तो घरेलू वायु प्रदूषण की श्रेणी में ये आते हैं। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है घरेलू वायु प्रदूषण के कारण। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले मुख्य प्रदूषक होते हैं। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। तो देखिए, प्रगलन इकाइयाँ तथा पेंट। प्रगलन इकाइयाँ से मतलब होता है वे यूनिट्स जहाँ पर हम चीज़ों को पिघलाते हैं, और पेंट आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक है। तो देखिए शीशे की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है शीशे की अधिक मात्रा से। एस्बेस्टस एक जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से हो सकती है। देखिए, फेफड़ों का कैंसर एस्बेस्टस की वजह से हो सकता है। पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होती है। देखिए, पारा, अगर आप पारे युक्त जल का सेवन करते हैं तो आपको मिनीमाटा तो रोग होता है। मिनीमाटा रोग का ही लक्षण है उदर संबंधी समस्याएं, जिसमें आपको पारे की विषाक्तता से देखने को मिल सकती हैं। रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा यह हृदय शक्ति को क्षति पहुंचाती है। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके ब्लड में घुलकर आपके श्वसन को बाधित कर देगी तथा आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव के शरीर में जो है कैंसर के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में चारों ही शामिल हैं। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है भारत के इस्पात उद्योगों में मुख्यतः देखने को मिलते हैं, और यही जो है प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण के से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। देखिए, बात्य भट्टी में यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में जो है ऑक्सीजन की एक सर्टेन लिमिट होती है, वहाँ पर कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि एक ऑक्सीजन की, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो CO2 है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है वो है CO। तो देखिए, ऑक्सीजन की असीमित आपूर्ति के कारण ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाती है ब्लास्ट फर्नेस में। अम्ल वर्षा से वे देश जो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं कनाडा तथा नॉर्वे। जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों में उत्सर्जन SO2 तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड के कारण में अधिक वर्षा होती है। तो देखिए, नॉर्वे तथा स्वीडन में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण से। अम्ल वर्षा को कहा जाता है तो झील कातिल यानी कि लेक किलर भी अम्ल वर्षा को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चीन, जापान, नॉर्वे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वो है नॉर्वे। देखिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, आपको मैं बताऊं काफ़ी वक्त लगता है एक पूरा मटेरियल टाइप करने में और वीडियो रिकॉर्ड करने में, वीडियो को एडिट करके पेस्ट और अपलोड करने में। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आपके लाइक्स और आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो लाइक भी ज़रूर करें वीडियो को और दूसरों तक भी शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है एक सेशन देने के लिए। इसीलिए आपके जो लाइक्स हैं और आपके जो सब्सक्रिप्शन हैं वो हमारे लिए एक बूस्ट की तरह काम करते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है मैनचेस्टर में। उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए, अगर ऊष्मीय संयंत्रों में अगर आप कोयले का दहन करते हैं तो सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड जो कोयले के दहन से निकलते हैं। ईंधन के रूप में कोयले को उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश से क्या मतलब है? देखिए, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों से उत्पादन में किया जाता है। फ्लाई ऐश देखिए क्या होती है, जब आप कोयले का दहन करते हैं तो उसकी राख को ही हम फ्लाई ऐश कहते हैं, जो कि प्रेसिपिटेट्स के माध्यम से कलेक्ट कर ली जाती है ताकि जो वायुमंडल को हानि ना पहुंचा पाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स लगे होते हैं जो कि कोयले को जलाने पर उठने वाले इस धुएं से में जो बारीक महीन कण होते हैं, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स के माध्यम से कलेक्ट कर लिया जाता है, और इसके बाद इस फ्लाई ऐशेस का जो यूज़ है वो ईंटें बनाने में तथा भवन निर्माण में किया जाता है।
फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापन के रूप में भी किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए, यही एक मेन प्रॉब्लम है। जो भी थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ पर कोयले की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, वहाँ पर जो वेस्ट निकलता है वो फ्लाई ऐश ही है। तो इसका आंसर फ्लाई ऐश है, ये आपको याद रखना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करें, और जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। और जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूपीआई इंस्ट्रक्टर 2022 को डायरेक्टली वहां सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी मात्रा में मैंने वहाँ मटेरियल भी प्रोवाइड कराया है, तो आप वहाँ जुड़कर उन मटेरियल्स को भी देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड डे।